गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट 4 का एक जो टॉपिक है प्रोसेस ओरिएंटेड टूल्स, जिसमें आपका ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये सब हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। कहने का मतलब है कि प्रोसेस ओरिएंटेड टूल्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज आप लोग ओरिएंटेड टूल्स यानी प्रक्रिया आधारित जो साधन है उसके बारे में आप जानेंगे, समझेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑब्जर्वेशन पे, है ना। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन या निरीक्षण करना, ठीक है ना। तो देखिए, जो सामान्य अवलोकन होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना सामान्य रूप में। मैंने सामान्य रूपों में ऑब्जर्वेशन शब्द का जो अर्थ होता है देखना, निरीक्षण करना या कार्य कारण के पारस्परिक संबंधों को जानना होता है ना। कि घटित जो होने वाली घटना है ना, उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना, ठीक है। अर्थात किसी घटना को कहने तथा सुनने के आधार पर न वरन स्वयं उसका अपनी इंद्रियों से निरीक्षण करना अवलोकन कहलाता है, ठीक है ना। करने के बाद जो कोई कुछ बोल दिया, सुन लिया, उसके आधार पर नहीं, जब खुद अपनी आँखों से देखता है ना, उसके इंद्रियों से स्पर्श करता है, निरीक्षण करता है ना, तब जा कर के उसको हम अवलोकन कहते हैं। इसका प्रयोग छात्रों के व्यवहार एवं क्रियाओं का अवलोकन कर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाता है। यह एक प्राचीन विधि है, ये कोई नई विधि नहीं है, पुराने समय से चली आ रही विधि है, जिसमें किसी घटना अथवा कार्य को ध्यानपूर्वक देखना होता है। अतः किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के कार्य में बाह्य व्यवहार को देखना ही अवलोकन या निरीक्षण है ना। तो मनोवैज्ञानिक इसका व्यक्तिक अध्ययन करते समय साक्षात्कार प्राप्त तथ्यों की पुष्टि करते समय या निर्धारण करते समय तथा व्यक्तित्व परीक्षा में प्रयुक्त होने वाली मनोवैज्ञानिक जांचों का प्रयोग करते समय छात्र की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन किया जाता है ना। कहने का मतलब है कहाँ कहाँ पर जो है इसका मनोवैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक लोग जो हैं व्यक्तिगत अध्ययन में, जिसको स्टडी केस कहते हैं, साक्षात्कार प्राप्त तथ्यों की पुष्टि करते समय, है ना, और फिर निर्धारण करते समय उसका, या फिर व्यक्तित्व परीक्षा में मनोवैज्ञानिक जांचों का प्रयोग करते समय, छात्र की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करते समय, मतलब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसके अर्थ को हम और स्पष्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर ध्यान देना होगा। तो C.A. मोज़र हैं, अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, ठीक है ना। अवलोकन में कानों तथा वाणी यानी कान से सुनना और वाणी में बोलना की अपेक्षा, सुनने और बोलने की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग में यानी आँखों से देख करके, है ना, स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। वैसे P.V. यंग ने कहा कि अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। अवलोकन का मतलब ये जानबूझकर जो विशेष परिस्थिति में किसी चीज़ का हम अध्ययन करते हैं, करने के लिए देखते हैं, उसको अवलोकन कहते हैं ना, अपने नेत्रों से। तो हम कह सकते हैं कि जो अवलोकन विधि है प्राथमिक संज्ञा के संग्रह की एक प्रत्यक्ष विधि है, जिसमें नेत्रों द्वारा नवीन तथा प्राथमिक तत्वों का विचार पूर्वक संकलन किया जाता है। अब बात आती है कि चलिए अवलोकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है कि मानवीय इंद्रियों का पूर्ण प्रयोग करना, यानी अवलोकन जो होता है उसमें हम कानों एवं वाक शक्ति का प्रयोग तो करते ही हैं, पर प्रमुख रूप से जो हमारा प्रयोग होता है वह आँखों का होता है, यानी आँखों से देखने पर ज़्यादा बल दिया जाता है ना। यानी जो भी अवलोकन करता देखता है वही संकलित करता है। दूसरा है कि उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन। अवलोकन विधि सामान्य निरीक्षण से भिन्न होती है। देखिए, जब कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो उसको सामान्य निरीक्षण कहते हैं। तो जो अवलोकन होता है सामान्य निरीक्षण से अलग होता है, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ हम देखते रहते हैं। तो जो हर समय हम देखते हैं उसको हम अवलोकन नहीं कर सकते हैं, है ना।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अवलोकन एक निश्चित उद्देश्य होता है अवलोकन का, जिसको ध्यान में रखकर सामाजिक घटना का अवलोकन करते हैं। अगला है कि प्रत्यक्ष अध्ययन। अवलोकन पद्धति की एक विशेषता यह है कि उसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं ही अध्ययन क्षेत्र में जाकर अवलोकन करता है और वांछित सूचनाएं एकत्रित करता है। तो हम कह सकते हैं कि अवलोकन में प्रत्यक्ष अध्ययन होता है ना। अवलोकन विधि में क्या होता है कि जहाँ भी कोई घटना घटी होती है वो वहाँ जा कर के अनुसंधान करता है या खोज करता है, वहाँ की चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है ना। अगला है कि कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता घटनाओं को केवल सतही तौर पर देखता है। देखिए, जो भी हम चीज़ें हम हर समय जो देखते रहते हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक नहीं देते हैं, उसको केवल सतही तौर पर सरसरी निगाह से देखते हैं। जबकि वैज्ञानिक अवलोकन में घटनाओं के बीच विद्यमान होकर कार्य कारण संबंधों को खोजा जाता है ताकि उनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके, है ना। कार्य कारण संबंध यानी कोई कारण हुआ है तो उस कारण का कार्य से क्या संबंध है ना, क्यों ऐसा हुआ, किस वजह से हुआ। अगला है निष्पक्षता। अवलोकन में चूंकि अवलोकनकर्ता आंखों से घटनाओं को घटते हुए देखता है, अतः उसके निष्कर्ष निष्पक्ष होते हैं। ये जो अवलोकन विधि के द्वारा जो सूचनाएं एकत्रित की जाती है वो निष्पक्षता होती है, उसमें निष्पक्षता होती है, निष्पक्ष होता है। क्यों? क्योंकि अवलोकनकर्ता स्वयं अपनी आंखों से घटना को देखता है और उसके बारे में लिखता है, किसी की बातों पर विश्वास नहीं करता है। अगला है कि सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। सामाजिक अनुसंधान में जिस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को उत्तम माना जाता है, उसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए इसे उत्तम माना जाता है। कहने का मतलब जो अवलोकन विधि है वो व्यक्तिगत तो होता ही है, पर सामूहिक व्यवहार का भी अध्ययन इस विधि द्वारा किया जा सकता है। अब विशेषताओं के आधार पर कुछ हम अवलोकन विधि की सीमाओं पर ध्यान लेते हैं कि अवलोकन विधि की सीमाएं क्या हैं। तो अवलोकन प्रविधि द्वारा केवल प्रकट एवं बाह्य व्यवहार की ही को ही पता लगाया जा सकता है, आंतरिक नहीं। यानी अवलोकन जो है, जो बाह्य जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है उसको ही हम अवलोकन कर सकते हैं, आंतरिक चीज़ों का नहीं। दूसरा है कि प्राप्त तथ्यों को सिद्ध करना या पुष्टि करना संभव नहीं है ना। कभी कभी ऐसे तथ्य भी अवलोकन के द्वारा आ जाते हैं जिनकी पुष्टि करना या सिद्ध करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरा है कि इसमें व्यक्तिनिष्ठा अधिक है, अर्थात इसमें वस्तुनिष्ठा की कमी होती है। चूँकि व्यक्ति विशेष ही जाकर के घटना का निरीक्षण करता है, उसके बारे में जानकारी लेता है और उसके बारे में संबंध में लिखता है, तो यह वस्तुनिष्ठा नहीं होती है, व्यक्तिनिष्ठा है। और हो सकता है कि व्यक्तिनिष्ठा में पक्षपात भी होने की संभावना होती है। चौथा है कि प्रत्येक व्यवहार का सब परिस्थितियों में अवलोकन करना कठिन है, जैसे भावनाएं हैं, आंतरिक है, विचार है, इत्यादि है ना। यानी व्यक्ति के जो सारा व्यवहार का पक्ष है वो सारे व्यवहार को जो आप जो है अवलोकन नहीं कर सकते हैं। जैसे भावनाएं, व्यक्ति के अंदर कौन सी भावनाएं हैं, किसके प्रति, आंतरिक विचार उसके अंदर क्या है, ये सब बातें वगैरह है ना। तो अब आप समझे होंगे कि जो है आपका ये अवलोकन क्या होता है। अब चलते हैं कि शेड्यूल क्या होता है, अनुसूची जिसको कहते हैं, या सूची पत्र। तो देखिए, सामाजिक शोध के क्षेत्र में तथ्य संकलन के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उनमें एक अनुसूची है। कहने का मतलब अनुसूची जो होती है वो सामाजिक क्षेत्र में, है ना, तथ्यों को एकत्रित करने की एक विधि होती है। अनुसूची एक फार्म होती है जिसमें प्रश्न तथा खाली सारणियाँ दी होती है। अनुसूची क्या होती है? प्रश्नों का एक संग्रह होता है जिसमें कुछ प्रश्न और खाली सारणियाँ रहती हैं। इस सूची पत्र को अनुसंधानकर्ता स्वयं भरता है तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रश्नों की व्याख्या करता है। यानी जहाँ भी जिससे सूचना एकत्रित करना होता है, प्राप्त करना होता है, तो अनुसंधानकर्ता उसके पास जाता है। जाने के बाद अनुसूची उनसे बात करता है, उनके आधार पर सूची को भरता है। और आवश्यकता चूँकि वही सूची को भरता है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर कहीं अगर कन्फ्यूजन होता है तो वो उसका विश्लेषण भी करता है ना, व्याख्या भी करता है। इसका प्रमुख उद्योग व्यक्तिगत पसंद, सामाजिक मनोवृत्ति, विश्वास, मत, आदतें, सामूहिक प्रवृत्तियों एवं अन्य प्रकार के प्रदत्तों को एकत्र करने के लिए, यानी इससे संबंधित मतलब जो जिन सूचनाओं को हम एकत्रित करते हैं उनके फील्ड्स हैं जहाँ से हम करते हैं, तो व्यक्तिगत पसंद, किसी के पसंद नापसंद के बारे में, सामाजिक मनोवृत्ति क्या है, किसके प्रति विश्वास उनके कैसे हैं, मत कैसे हैं, ये सब जानने के लिए और उनसे संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है। इसको अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न प्रकार है। तो पीबी यंग और गुड एवं हार्ट के अनुसार इन्होंने कहा है कि अनुसूची प्रश्नों की वह सूची है जिसका प्रयोग साक्षात्कार के दौरान सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में किया जाता है ना। अनुसूची क्या है? तो अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है जिसका
जो है प्रयोग जो है साक्षात्कार के दौरान सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। लुंडबर्ग के अनुसार अनुसूची एक समय में एक तत्व को पृथक करने के लिए एक उपकरण है, इसलिए हमारे अभ्यर्थन को तेज करता है ना। तो इससे भी आपको देख रहे हैं कि ये जो शेड्यूल है वो क्या है, सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली प्रश्नों की एक सूची होती है जो उपकल्पना के परीक्षण के लिए विशेष उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इसमें साक्षात्कारकर्ता स्वयं प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर लिखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उत्तरों की पुष्टि करता है ना, व्याख्या करता है। अब एक उत्तम अनुसूची की क्या क्या विशेषता हो सकती है, इन विशेषताओं पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि सही संदेशवाहक। एक उत्तम अनुसूची की पहली विशेषता है कि उसमें जो भी प्रश्न हो, प्रश्नों के संबंध में उत्तरदाता के मन में कोई गलत धारणा ना हो, है ना। अर्थात अनुसूची के प्रश्न सरल, स्पष्ट, भ्रम रहित और अर्थ देने वाले होने चाहिए, है ना। जो भी प्रश्न है वो एकदम बिल्कुल सटीक होने चाहिए, है ना। दूसरा है सही प्रत्युत्तर। एक उत्तम अनुसूची की दूसरी जो विशेषता है कि अनुसूची के आधार पर उत्तरदाता सही उत्तर दे जो शोधकर्ता के लिए उपयोगी एवं आवश्यक हो। कहने का मतलब सूचना वास्तविक हो और इसमें कोई दुविधा ना हो। प्रश्न ऐसे हों जिनको जो द्वयर्थी ना हो, सीधे हो, जिसको उत्तरदाता सही से समझे और समझ करके उसका उत्तर दे दे। तीसरा है कि प्रश्नों का उचित क्रम। एक अनुसूचित में प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाना बहुत आवश्यक होता है और ये भी आवश्यक होता है कि उनमें आंतरिक समानता हो एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न में, सभी प्रश्नों को व्यवस्थित रूप में जानकारी मिल सके। देखिए अगर वो सही क्रम में नहीं होगा तो कुछ ज्ञान किसी चीज़ से संबंधित यहाँ मिलेगा, कुछ नीचे मिलेगा, कुछ ऊपर मिलेगा। प्रश्नों का क्रम रहता है, प्रश्नों का आपस में संबंध रहता है तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। चौथा है कि स्पष्ट, सरल एवं स्पष्ट प्रश्न। एक उत्तम अनुसूची में जितने भी प्रश्न होने चाहिए वो सरल एवं स्पष्ट भाषा में होने चाहिए ताकि उत्तरदाता को समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी उस जो प्रश्न है वो सरल और स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है ना। अगला है कि सीमित आकार। एक उत्तम अनुसूची का आकार निश्चित होता है जिसमें अनुसंधान की समस्या से संबंधित प्रश्नों को ही शामिल किया जाता है। यानी जो विषय वस्तु है, जो जानकारी हमें चाहिए, है ना, उन्हीं प्रश्नों को समावेश करके, किसी इधर उधर के प्रश्नों का समावेश करके समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। छठा है सम्मानजनक प्रश्न। अनुसूची में हमेशा सम्मानजनक प्रश्नों को ही सम्मिलित करना चाहिए ताकि उत्तरदाता को प्रश्नों के उत्तर देने से कोई कष्ट न हो, उसके हृदय को आघात न पहुँचे, है ना। ऐसा कोई प्रश्न न पूछ दे उसके पारिवारिक जीवन से या उसके सामाजिक जीवन से कि जिसको उत्तर देने में उसको थोड़ा गुड फील ना हो और उसको ठेस पहुँचे। अगला है कि सामान्य शब्दों का प्रयोग। अनुसूची में हमेशा कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, सामान्य शब्दों को जो प्रायः बोलचाल में प्रयोग में आते हों वैसे ही प्रश्नों का समावेश करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब चल जान लेते हैं कि अनुसूची की सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए अनुसूची की जो पहली सीमा है वो यह है कि यह विधि काफ़ी महंगी है। क्यों? क्योंकि प्रश्नों को छपवाने तथा उत्तरदाता तक पहुंचने में बहुत अधिक खर्च होता है। देखिए एक तो अनुसूची को आप छपवाइए, छपवाने के बाद जो है उसको उत्तरदाता के पास ले जाइए, ले जाने में फिर आपको आने जाने में खर्च होगा। दूसरा है कि उसमें उत्तरदाता संपर्क करने में काफ़ी समय नष्ट होता है। उत्तरदाता कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, उससे मिलना है, जा कर के संपर्क करना है तो उसके पास जाना पड़ेगा, तो उसमें आने जाने में भी काफ़ी समय व्यतीत होता है। अगला है कि इसके लिए योग्य एवं अनुभवी साक्षात्कारकर्ता की युक्ति करनी पड़ती है जो एक सबसे कठिन कार्य है। देखिए अनुसूची के लिए जो है एक अनुभवी एवं जो अनुभवी होता है और योग्य वैसे साक्षात्कारकर्ता की नियुक्ति करनी पड़ती है जो आज के समय उसका अभाव है। कभी कभी अगला है कि कभी कभी उत्तरदाता प्रश्नकर्ता से प्रभावित होकर स्वतंत्र रूप से उत्तर न देकर के दबाव में उत्तर देता है, क्योंकि चूंकि प्रश्नकर्ता सामने होता है और उत्तरदाता भी सामने होता है तो कभी कभी प्रश्नों का जवाब जो है उत्तरदाता को संतुष्ट करने के लिए या प्रश्नकर्ता को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए हिसाब से दे देता है, इसलिए सही उत्तर नहीं मिल पाता है। पांचवा है कि कार्य का निरीक्षण सुचारू रूप से नहीं संभव हो पाता है। इतना इसमें बड़ा काम होता है, ज़्यादा काम होता है कि उसको सुचारू रूप से करना बड़ा मुश्किल होता है। अगला है चेकलिस्ट यानी जांच सूची। तो चलते जानते हैं कि जांच सूची क्या होता है। तो जिस उपकरण की सहायता से किसी व्यक्ति छात्र में उपस्थित एवं अनुपस्थित गुणों, व्यवहारों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं उसे जांच सूची कहते हैं, है ना। यानी छात्र या व्यक्ति के जो भी गुण हैं या उसमें अवगुण हैं उसके बारे में जो जानकारी एकत्रित करते हैं उसको ही हम जांच सूची कहते हैं। अर्थात किसी समस्या से संबंधित अनेक तथ्य अथवा स्थितियां हैं तो जांच सूची का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि उनमें कौन कौन से तथ्य या स्थितियां हैं।
जांच सूची में कुछ गुण या कथन दिए गए होते हैं जिनके संबंध में अपनी प्रतिक्रिया सही, गलत या हाँ नहीं के रूप में देना होता है ना। यानी जो भी जांच सूची है उसमें कुछ प्रतिक्रियाएं लिखी गई होती हैं, उसके सामने लिखा रहता है कि सही है कि गलत है कि नहीं है ना, सहमत है कि असहमत है। और इसी प्रतिक्रिया के आधार पर छात्र व्यक्ति के गुणों का माप किया जाता है। जैसे किसी छात्र को कक्षा मॉनिटर बनाना चाहते हैं तो मॉनिटर के गुणों की सूची से उस छात्र की तुलना की जाती है ना, कि मॉनिटर के लिए जो गुण होने चाहिए उनमें से कौन कौन से गुण इस व्यक्ति में है, इस छात्र में है, और कौन से गुण नहीं हैं, है ना। इसमें प्रत्येक अनुकूल गुण के लिए +1 और प्रतिकूल गुण के लिए -1 दिया जाता है, और फिर इसकी गणना के आधार पर देखा जाता है कि वह व्यक्ति क्लास मॉनिटर के लिए है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यह चेक लिस्ट का कार्य होता है। अब जांच सूची की थोड़ी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि जांच सूची की विशेषता क्या होती है। तो पहला है कि इसमें तथ्यों, गुणों, परिस्थितियों को अंकित किया जाता है। जो तथ्य होते हैं, जो गुण होते हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसको अंकित किया जाता है और उसके संदर्भ में उनके जो है विचार लिए जाते हैं कि सही है कि गलत है, उस बात से आप सहमत हैं कि सहमत हैं, है ना। दूसरा है कि इसके द्वारा व्यवहार के वांछित योग्यताओं के संबंध में जानकारी मिलती है। यानी व्यक्ति के व्यवहार में कौन कौन सी वांछित योग्यताएं हैं उसके बारे में सीधी सही जानकारी मिल जाती है। तीसरा है कि इसके द्वारा छात्रों की रुचि, अरुचि एवं लगन का मूल्यांकन किया जाता है। इस जांच सूची के द्वारा है छात्रों की रुचि, अरुचि या लगन किस चीज़ में है ना, उसका स्पष्ट ज्ञान किया जाता है। अगला है कि सूची में एक तरफ गुणों और गुणों की सूची दी जाती है तथा दूसरी तरफ प्रत्येक कथन के सामने हाँ, नहीं, सहमत, असहमत, उपस्थित, अनुपस्थित, है ना, लिखा होता है, ठीक है ना। कहने के बाद जो जांच सूची होती है उसमें गुणों और गुणों की सूची दी गई होती है एक साइड में, है ना, और फिर दूसरी साइड में वही कथन रहते हैं, सही है कि नहीं है, हाँ, नहीं, सहमत, असहमत वगैरह होते हैं। पांचवा है कि इसमें अंकन गुणात्मक पदों में होता है ना। इसमें जो अंकन किया जाता है गुणों का वो गुणात्मक पदों में होता है। छठा है कि इसके द्वारा छात्र व्यक्ति में उपस्थित गुणों एवं व्यवहारों का पता लगाने में मदद मिलता है। यानी छात्र के और व्यक्ति में कौन कौन से उपस्थित गुण हैं उनके व्यवहारों को पता लगाने में इससे के द्वारा मदद मिलता है। इसका प्रयोग व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में किया जा सकता है। जांच सूची का जो प्रयोग है किसी व्यक्ति विशेष के लिए या सामूहिक व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है। अब जांच सूची की सीमाएं क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस सूची द्वारा ये तो पता लगाया जा सकता है कि इसमें कौन कौन से गुण हैं या अवगुण हैं, पर कितनी मात्रा में इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ना। दूसरा है कि इस सूची पत्र को तैयार करने में अधिक समय और श्रम लगता है ना। तीसरा है कि इस सूची में प्राप्त सूचना अस्पष्ट होता है। और चौथा है कि इस सूची द्वारा कोई बड़ी व्यवहार एवं कौशलों की सूचना प्राप्त करने में निराशा हाथ लगती है। यानी अनुसूची जो कि है सीमित प्रयोग के लिए ही सही होती है। अगला है कि रेटिंग स्केल क्या होता है। रेटिंग स्केल जिसको हम कहते हैं निर्धारण मापनी, है ना। तो निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति, छात्र के गुणों या गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। अर्थात निर्धारण मापनी की सहायता से व्यक्ति में उपस्थित गुणों की सीमा, गहनता या आवृत्ति को मापने का प्रयास किया जाता है। इसमें उत्तर को व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंक, अक्षर या शब्द, ठीक है ना। तो निर्धारण मापनी क्या होता है, तो ये भी व्यक्ति और छात्र के जो अंदर गुण या विशेषता है ना, उसका निर्धारण करने में हमारी मदद करती है। यानी उससे संबंधित जानकारी मिलता है हमको, ठीक है ना। और इसके लिए इसमें क्या होता है कि कुछ संकेतों का प्रयोग होता है। वो संकेत अंक, अक्षर या शब्द हो सकते हैं। तो इसके अर्थ को भी हम थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो पहला है वेस्ट के अनुसार निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति के गुणों अथवा वस्तु के सीमित पक्षों का गुणात्मक विवेचन करती है। यानी निर्धारण जो मापनी होती है वो व्यक्ति के गुण या वस्तु के जो सीमित है उसके पक्षों का ही गुणात्मक विवेचन करती है। अगला है कि बान डेलन के अनुसार निर्धारण मापनी किसी चर की मात्रा, तीव्रता व बारंबारता को निर्धारित करती है। जो निर्धारण मापनी होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या वस्तु की जो मात्रा है, तीव्रता है या बारंबारता उसको निर्धारित करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो निर्धारण मापनी है एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या छात्र के विशिष्ट गुणों और गुणों की मात्रा को निर्धारित करते हैं। इसके लिए कुछ शब्द या अक्षर का भी प्रयोग करते हैं। निर्धारण मापनी की विशेषता क्या क्या हो सकती है, तो चलिए उन विशेषताओं पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं।
तो पहला है कि इसके द्वारा छात्रों के क्षेत्र विशेष की कुशलताओं की जांच की जाती है। ये निर्धारण मापनी होती है, उसके द्वारा जो है किस छात्रों के विशेष जो क्षेत्र होते हैं उनकी कुशलताओं की जांच की जाती है। अगला है कि इसके द्वारा छात्रों के गुण अवगुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, यानी छात्र में जो गुण अवगुण है वो कितने हैं इसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अगला है कि इसका प्रयोग क्षेत्र विशेष में उसके व्यवहार की प्रगति का जांच किया जाता है, यानी कहने का मतलब है कि इसके द्वारा जो है क्षेत्र विशेष में किसी व्यक्ति की प्रगति क्या है, कैसी है, उसका भी हम आकलन करते हैं। अगला है कि इसका प्रयोग उद्योग, व्यापार, शिक्षा, अनुसंधान के क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। माने इसका क्षेत्र केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं किया जा सकता, बल्कि उद्योग, व्यापार, अनुसंधान के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है। अगला है कि गुणों के निर्धारण के लिए अध्यापक, छात्र, अभिभावक या मित्र, पड़ोसी, भाई बहन इत्यादि में से किसी का चयन किया जा सकता है। यानी इसके द्वारा जो है जो व्यक्ति के गुण या विशेषता का निर्धारण करना है उसके लिए किसी अध्यापक या छात्र या उसके अभिभावक, मित्र या पड़ोसी, भाई बहन में से किसी का चयन किया जा सकता है और उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। अगला है कि यह छात्रों में उपस्थित गुणों अवगुणों की सीमा का निर्धारण करता है। सही बात है, अभी बताया गया आपको कि यह जो होता है क्या करता है, छात्रों या व्यक्तियों में उपस्थित जो गुण अवगुण होते हैं उसके सीमा का निर्धारण यानी मात्रात्मक विवरण प्रस्तुत करता है कि कितना है, क्या है। और निर्धारण मापनी की सीमाओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। निर्धारण मापनी की सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो यह व्यक्तिनिष्ठ होता है, इसलिए निर्णय में उदारता आ जाती है। यानी ये जो निर्धारण मापनी है वो व्यक्तिनिष्ठ होती है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब कि वो चीज़ जो जिस पर व्यक्ति विशेष का प्रभाव पड़े। तो जब जिस पर भी व्यक्ति विशेष का प्रभाव पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि उसमें त्रुटियां आ सकती हैं, वो उदार हो सकते हैं। दूसरा है कि गुणों के निर्धारण में निर्धारण करता है कि बुद्धि, रुचि, अनुभव आदि में अंतर होने से निर्णय में पर्याप्त अंतर आ जाता है। कहने का मतलब कि निर्धारण का जो करने वाला जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि जो है, उसकी रुचि, अनुभव जो भी हैं, अगर उसमें अंतर आएगा तो उसके निर्णयों में भी अंतर आ जाता है। तीसरा है कि निर्णायक जो धारणा व्यक्ति के बारे में बना लेता है वही धारणा सदैव बनी रहती है। यानी जो भी निर्णय करता है वो व्यक्ति विशेष के बारे में जैसी धारणा बना लेता है फिर वैसे ही धारणा उसके परिणाम में भी दिखती है कि नहीं है। फिर अब एक और है, और जो लास्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसको कहते हैं आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। ठीक ना। तो आइए जानते हैं कि यह आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख क्या है। तो जो आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख होता है वो भी निरीक्षण प्रविधि की ही एक शाखा है जो छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण है। कहने का मतलब यह भी जो आकस्मिक निरीक्षण जो अभिलेख है वो छात्रों से संबंधित है, छात्र के विकास से संबंधित है और उसके बारे में सूचनाओं को संग्रह करने में समर्थ होता है। ये घटनाएं औपचारिक या अनौपचारिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इसमें अध्यापक को घटनाओं का वर्णन घटना के घटित होने के बाद अतिशीघ्र लिखना पड़ता है। यानी जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है वो छात्र विशेष का होता है, जिसमें जो भी घटनाएं होती हैं खास तौर से उन घटनाओं को घटना होने के तुरंत बाद लिखना पड़ता है। ठीक है ना। और क्या लिखना होता है कि कब घटना घटित हुई, किन परिस्थितियों में घटना घटित हुई, है ना। साथ ही अध्यापक को छात्र के संबंध में अपनी विवेचना तथा सुझाव भी लिखना होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अध्यापक को छात्र का व्यवहार जब महत्वपूर्ण लगता है तो उसे लिख लेता है और इसे ही आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख कहते हैं। यानी बता करके नहीं लिखा जाता है, अचानक लिखा जाता है। इसके भी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा है कि स्टेंग के अनुसार वास्तविक स्थिति में छात्र के चरित्र तथा व्यक्तित्व संबंधी क्रियाओं के निरीक्षण का वर्णन ही आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख है। कहने का मतलब किसी छात्र के जो वास्तविक स्थिति में जो चरित्र है या व्यक्तित्व है उस संबंधी क्रियाओं के निरीक्षण का जो वर्णन करना है वही आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख कहलाता है। रैथ्स के अनुसार किसी छात्र के जीवन की महत्वपूर्ण घटना का प्रतिवेदन ही आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख है। कहना भी इस छात्र के जीवन से जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसका प्रतिवेदन, उसके संबंध में जानकारी लेना और उसको नोट करना, ये अभी आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख कहलाता है। तो इस प्रकार से हम परिभाषाओं पर ध्यान देने पर ये हम पाते हैं कि आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख में बालक के किसी विशिष्ट समय में किया गया विशेष व्यवहार या घटना का निरीक्षण किया जाता है और उसके संबंध में सुझाव लिया जाता है। ठीक है ना। तो आकस्मिक अभिलेख की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं।
तो सबसे पहली विशेषता ये है कि इस अभिलेख द्वारा छात्रों के महत्वपूर्ण एवं सार्थक घटनाओं को लिखा जाता है। जो अभिलेख होता है, जो आकस्मिक अभिलेख है डाटा रिकॉर्ड, उसमें जो है छात्रों से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उसी को लिखा जाता है। दूसरा कि इसमें घटना घटनी होने के तुरंत बाद उसका विवरण लिखना होता है ना। घटना घटी और उसके तुरंत बाद उसका रिकॉर्ड करना होता है, रिकॉर्ड लिखना होता है। तीसरा कि इसमें छात्रों के आवेश, चिंता एवं व्यवहार के अन्य पक्षों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। यानी व्यक्ति के अंदर अगर कोई आवेश है, चिंता है या व्यवहार में कोई दिक्कत है तो उसका भी हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। चौथा है कि इस रिपोर्ट में छात्रों को समझने में मदद मिलती है। यानी छात्र की जब विशेष घटनाओं को हम समय समय पर लिखते रहेंगे तो उस छात्र विशेष को समझने में हमारी मदद मिलती है। पांचवा है कि इस विधि में घटना का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी घटना घटी है तो उसको बताया जा सकता है क्यों घटना घटी, कब घटना घटी, घटना घटने का कारण क्या है, यानी स्पष्ट उसमें विवरण प्रस्तुत रहता है। छठा है कि विवरण लिखने में सफाई तथा शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो भी विवरण हम आकस्मिक अभिलेख में लिखते हैं उसमें सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रहता है, उसमें कोई गलती ना हो, अशुद्ध ना हो रिपोर्ट, ठीक ना। सातवां है कि इस विधि का प्रयोग छात्रों की समस्याओं को सुलझाने, पाठ्य वस्तु पढ़ाने में सुधार करने में सहायता के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह जो प्रयोग है, ये जो आकस्मिक अभिलेख है वो किस काम में आता है? छात्रों की समस्याओं को सुलझाने में या पाठ्य वस्तु पढ़ाने में सुधार करने में इसकी सहायता ली जाती है। अगला है कि इस अभिलेख द्वारा किसी भी छात्र विशेष का सामान्य चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी जब किसी भी व्यक्ति का हम बारे में कुछ अगर हम जानना चाहते हैं या उसके पक्ष का अध्ययन करना चाहते हैं तो आकस्मिक जो अभिलेख है उसको निकालते हैं और उसके बारे में हम अध्ययन प्रस्तुत कर लेते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को जो प्रोसेस ओरिएंटेड टूल से, यानी प्रक्रिया आधारित जो साधन हैं जिसमें आपका मुख्य रूप से ऑब्जर्वेशन है यानी अवलोकन, शेड्यूल मैंने अनुसूची है, आपका चेकलिस्ट मैंने जांच सूची है, रेटिंग स्केल निर्धारण मापनी है और एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख है के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया हूँ। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से प्रोसेस ओरिएंटेड टूल्स की पूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। धन्यवाद।